नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिन रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इस बार रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार रायसीना डायलॉग 2025 के लिए दिल्ली पहुंचे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील दिल्ली पहुंचे। लातविया के विदेश मंत्री बेबा ब्रेज भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वहीं एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपीचेत ग्रीन भी दिल्ली पहुंचे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देश के नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर उनका फोकस होगा। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ये लक्सन की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि वो लक्सन की भारत के साथ रिश्ते और साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जारी है। आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर 12 मार्च से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। उच्च सदन में मणिपुर राज्य के बजट पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके साथ ही राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 विचार और वापस किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में आज साल 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने पर सहमति बनी थी। जनता की राय और सुझाव हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में जेपीसी ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन देने की योजना बनाई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा। बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से
लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। प्रेमचंद अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों के जवाब दिए। पीएम ने राष्ट्रीय सेवा की भावना के साथ घर-बार छोड़ देने और उससे मिले अनुभवों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद के जीवन का गहरा प्रभाव रहा है। आरएसएस के विचारों और संस्कारों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अन्य मजदूर संगठनों ने जहां मजदूरों की एकता का आह्वान किया, वहीं संघ ने मजदूरों को विश्व एकता का संदेश दिया। पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन ने महात्मा गांधी को 20वीं शताब्दी और पीएम मोदी को 21वीं शताब्दी का महान नेता बताया। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी हर सदी के लिए महान है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान की आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों का मिलकर आगे बढ़ने का इतिहास रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि बेहतर संबंधों के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे। भारत को भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि बताते हुए पीएम ने वैश्विक शांति की हर पहल में मदद की बात कही। पीएम ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत एआई में तेजी से काम कर रहा है। पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी की जीवन यात्रा और व्यक्तित्व को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े नेता पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। लेक्स फ्रीडमैन ने देश के लिए पीएम के बड़े फैसलों का जिक्र किया। फ्रीडमैन ने कहा कि पीएम के साथ उनकी बातचीत अब तक की सबसे खास बातचीत है। लेक्स फ्रीडमैन ने बताया कि उन्होंने पीएम से वार्ता के सम्मान में उपवास रखा। उसी उपवास में उन्होंने पीएम से यह खास बातचीत की है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि वे संघ के स्वयंसेवक हैं। वे संघ के प्रचारक थे और संघ हमें जीवन पद्धति सिखाता है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा, क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, संकल्पों का, उनके सपनों का मानवीय प्रतिबिंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
एक कार्यक्रम में अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए बोडोलैंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई, तो वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बोडोलैंड में पहले उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी, अब शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं ने जब से कांग्रेस पार्टी का साथ पकड़ा है, तभी से औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मारक प्रतिमा का उद्घाटन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य में एक बड़ा योगदान है। नई दिल्ली में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार विकास कार्यों की गति को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ड्रोन की स्थिति का निरीक्षण किया। दिल्ली के जल निकासी तंत्र को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से दिल्ली वासियों को राहत मिले, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की इफ्तार पार्टी में दिखा सांझी संस्कृति और सौहार्द का मंजर। पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे। जी किशन रेड्डी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्टालिन तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और डीएमके विरोधी माहौल से बचने के लिए एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में विकास कार्य निरंतर करवा रही है, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी राम मंदिर में सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ और 5 वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। हाथरस के सादाबाद थाना अंतर्गत बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस मेडिकल के बाद कोर्ट ले जा रही थी। आरोपी ने चौकी इंचार्ज की पिस्टल छीनकर पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से कमजोर युवती से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की। मुख्य आरोपी संदीप यादव को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी, जबकि उसका साथी मायाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को आरोपियों के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। खुद को फंसता देख संदीप यादव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2 नाइजीरियाई महिलाओं को 37 किलोग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि 31 वर्षीय बाम्बा फैंटा और 30 वर्षीय अबिगैल एडोनिस नामक 2 महिलाओं को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली से हवाई अड्डे पर उतरी और उनके पास ट्रॉली बैग में एमडीएमए रखा हुआ था। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में मंगलपुरम में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है और त्योहार भी है, जिसमें बैल और इंसानों के बीच लड़ाई कराई जाती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू परिवार अपने गलत कामों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में जैसा होता था वही उनके पुत्र भी कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे सचेत रहना चाहिए। संभल के डीएम संभल राजेंद्र पेंशिया ने संभल जामा मस्जिद की सफेदी के काम पर कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपना काम कर रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एसआई उच्च न्यायालय के निर्देश का कार्यान्वयन कर रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान में काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय अपनाएं और हाइड्रेट रहें। कर्नाटक के मंगलुरु पिलिकुला चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में पानी के छिड़काव के साथ कूलर का भी इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग कल ताज़ा हिमपात के बाद बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। जम्मू कश्मीर के बादामवारी गार्डन में पहली लैवेंडर की खेती की जा रही है। जम्मू में किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा नई फसलों की खेती कर रहे हैं। लैवेंडर के फूलों की बाजार में अच्छी मांग है।
आज बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की जयंती है। भारत में भी उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उन्होंने न केवल बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र की नींव भी रखी। भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। आरबीआई को प्रवाह और सारथी प्रणालियों सहित अपनी पहलों के लिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाया जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल आया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में $15 अरब बढ़कर करीब $654 अरब हो गया है। बीते 2 वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में ये सबसे बड़ी बढ़त है। इससे पहले के हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1.781 अरब गिरकर $638.698 अरब रह गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में आई इस बढ़त की वजह 28 फरवरी को आरबीआई द्वारा किए गए $10 अरब के फॉरेक्स स्वैप को माना जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी 2026 तक $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। गेहूं की बिक्री के लिए पहले मार्च से पंजीकरण शुरू कर दिया गया था। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों ने एक व्यापक और पारंपरिक रूप से लाभकारी एफटीए वार्ता के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मेले के बीच बैठक के बाद ये घोषणा की गई। सेबी निपटान मामलों की बढ़ती संख्या के बीच निपटान नियमों को लागू करने के लिए एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहा है। अदानी समूह ने वित्त वर्ष 2026 में पूंजीगत व्यय के मद में 1.1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। भारत का मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। अबू कताल को फैजल नदीम के नाम से भी जाना जाता था। जम्मू कश्मीर में कई घातक हमलों को अंजाम देने में अपनी भूमिका के कारण कताल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और भारतीय सेना सहित भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए वांछित था। 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले बीएलए ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान सेना ने बीएलए दावों के दर नुकसान को काफी कम बताया है। सूडानी सशस्त्र बलों ने घोषणा की कि पश्चिमी सूडान में एल फशर के आसपास के गांव पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स की ओर से किए गए हमलों के बाद कम से कम 16 नागरिक मारे गए। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश उत्तर मैसेडोनिया के कोकानी में एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 59 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को मेजर जनरल एंड्री हनातोव को लेफ्टिनेंट जनरल अनातोली बारहिलेविच की जगह यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन की उपाधि से नवाजा। जयपुर डेल्टा पोलो टीम ने नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंडिया मास्टर्स इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का खिताब जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 के लिए उमरान मलिक के स्थान पर चेतन सकारिया को शामिल किया है। सकारिया चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आईपीएल 2025 में खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2025 के कुछ शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। ब्रिटेन के 23 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जैक टैपर ने इंडियन वेल्स के रूप में अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में कामयाबी पाई। किसी एटीपी मास्टर्स इवेंट में ये ड्रैपर की पहली ट्रॉफी है। न्यूकासल यूनाइटेड ने 70 साल में अपनी पहली घरेलू ट्रॉफी जीतने में कामयाबी पाई।
ये 1969 के बाद से न्यूकासल यूनाइटेड की पहली बड़ी ट्रॉफी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए एटलेटिको मैड्रिड को 4-2 से हरा दिया। सीरिया में इंटर मिलान ने तीसरे स्थान पर मौजूद अटलांटा को 2-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से हराया। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 12 सितंबर 2025 को होगी रिलीज। अभिनेता आर माधवन की आने वाली फिल्म टेस्ट का नया टीजर हुआ रिलीज। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की जाट 10 अप्रैल को दुनिया भर में होगी रिलीज। फिल्म वॉर 2 का फैन मेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 12 सितंबर को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।